Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is hormonal control of the menstrual cycle and hormonal disorders. It starts with the hormonal cycle, a normal physiological hormonal cycle. इसका हमें पता है कि hypothalamus, pituitary, ovarian और endometrial axis पे ये depend करती है. Hypothalamus, pituitary, ovarian और endometrial cycle. So let's start with the hypothalamus. Basically, what is menstruation? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सिस पे जो सारा ये साइकिल चलता है, इसका साइकिल तो सारा अंदर चलता है एट दीज लेवल्स, बट एक्सटर्नली इट प्रेजेंट्स एज ब्लीडिंग, एक्सटर्नल वजाइनल ब्लीडिंग, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल फॉलोइंग फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द oocyte और फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन. तो उस तरह हमें प्रेजेंट किया जाता है एज एक्सटर्नल वजाइनल ब्लीडिंग. हाइपोथैलेमस के लेवल पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस, इसका ना एक फ्लो चार्ट बना हुआ, दैट इज़ क्वाइट गुड, आई लव टू शेयर विद यू. हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है टू द पिट्यूटरी. गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन से एक्टिवेट होते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ FSH एंड LH दैट आस्क द ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक चला जाता है, और एस्ट्रोजन अगर कम हो तो भी फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को. In the same way, the gonadotropin release हार्मोन पिट्यूटरी से LH और FSH जब सिक्रेट करा दें तो प्रोजेस्ट्रॉन भी सिक्रेट होता है, और प्रोजेस्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिव फीडबैक भी भेजता है ताकि पिट्यूटरी ज़्यादा रिलीज करे, और जब ज़्यादा हो जाए तो इट सेंड्स आउट नेगेटिव फीडबैक. एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा है ना, तो उसने LH और FSH को कम करना है, जैसे हमें पता है यहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा, उसने LH और FSH को कम करना है. इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट. प्रोजेस्ट्रॉन का और वो जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट, अगर प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसने LH FSH को कम कर देना है, प्रोजेस्ट्रॉन कम है तो उसने LH और FSH को ज़्यादा कर देना. ठीक, ये भी पिट्यूटरी के लेवल पे हो रहा है, पिट्यूटरी प्रोड्यूस करके भेज रहा है. ओवरीज अब क्या करते हैं? ओवरीज एट द मेनार्की से पहले ही उनमें फॉलिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स कंटेनिंग oocytes. दे आर अरेस्टेड एट द फर्स्ट प्रोफेज स्टेप. मियोटिक फेज में एम स्टेज में वो पड़े हुए होते हैं और वहाँ पे फ्रीज हो चुके हुए होते हैं. एंड दे विल स्टार्ट टू एक्टिवेट ग्रो इन द साइक्लिकल फैशन कॉजिंग ओवुलेशन एंड सब्सिक्वेंट मेच्योरेशन. जो ही पुबर्टी हिट करती है वहाँ पे फॉलिकल्स मेच्योर होना शुरू कर जाते हैं. 3 फेजेस होते हैं नॉर्मल. एक फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेटरी फेज होता है, ल्यूट्रल फेज होता है. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जब FSH और LH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो द पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो दे फॉलिकल्स गेट मेच्योर. और किस तरह मेच्योर करते हैं? FSH राइजेज इन द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. FSH राइज करता है तब इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तीनों लो होते हैं. FSH क्या करता है? फॉलिकल्स को मेच्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता है. अब ओवरी के फॉलिकल्स में हमारे पास एक थीका सेल्स होते हैं और एक ग्रैनुलर सेल्स होते हैं. थीका सेल्स के अंदर हम अंडर द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थीका सेल्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द कोलेस्ट्रॉल टू एंड्रोजन्स, और फिर ये एंड्रोजन जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, और ग्रैनुलोसा सेल्स इनको एरोमेटाइजेशन के थ्रू क्या बना देते हैं? इस एंड्रोजन को फ्रॉम द ग्रैनुलोसा सेल्स, यहाँ लिखा हुआ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में बना देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन. This include inhibin and actin or other enzymes be inhibin and actin. They give it participates in feedback to pituitary, down regulates FSH. Or actin, it is produced in granulosa cells and acts to increase the FSH binding to the follicles. इसमें लेप्टिन का भी बताया गया कि लेप्टिन न सिर्फ वो लिपिड कंटेनिंग सेल्स में होता है, बल्कि इट आल्सो हेल्प्स इन इट प्लेज अ की रोल एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डिलेड और एब्सेंट पुबर्टी अगर ये ना हो. फिर दूसरा फेज आता है ओवुलेशन. ओवुलेशन में LH सर्ज होती है एट द डे 14, जब हमारे पास जो मेच्योर फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, दैट इज 18 to 20 मिलीमीटर नाउ, और FSH इंड्यूसेस द LH सर्ज. पिट्यूटरी LH सर्ज देती है बिकॉज ओव्यूलेशन और फिर एंटर हो जाते हैं हम ल्यूटियल फेज में. ओवरी के कितने फेजेस हैं? एक हमारे पास फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेशन है एंड ल्यूटियल फेज है. इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द फेजेस ऑफ द यूट्रस. ल्यूटियल फेज में क्या होगा? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा एंड इट स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी. प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स आर द हाइस्ट इन द साइकिल ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज. और ल्यूटियल फेज में जो जहाँ से ओवुलेशन हुई होगी वो फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है अप टिल आई गेस 8 to 12 वीक तक ये मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्ट्रॉन.
The withdrawal of progesterone effect that causes uterus, causes shedding and of the endometrium and menstruation. अब endometrium में पहला phase है proliferative phase. After menstruation, proliferative phase है because it makes up the bizalis and spongiosum. Under the influence of the estrogen, endometrial thickness increases rapidly from 0.5 at menstruation to 3.5 to 5 mm at the end of proliferative phase. Secretory phase में अब जब ovulation हुई भी है और LH surge के अंदर और progesterone के effect के अंदर यहाँ पे secretory phase में endometrium मज़ीद बढ़ने लग जाती है, जहाँ पे जैसे show of under the effect of progesterone, green वाला is progesterone, and the effect of progesterone secretory endometrium हो रही है. Third stage is menstruation. Menstruation में the progesterone के effect जो ही लॉस करता है the menstruation phase begins. 3 layers होती हैं हमारे पास. सबसे नीचे है compactum, उसके ऊपर spongiosum और bizalis. सॉरी उल्टा बोल गया. ऊपर है हमारे पास compactum, नीचे है spongiosum और तीसरी है bizalis. bizalis को कुछ नहीं होता, ऊपर compactum और spongiosum ही उठती हैं जब भी उठती हैं. और जिन ख़वातीन ने प्रेगनेंसी नहीं होने देनी होती, मतलब दे यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से क्या होता है, उनका मेंटेन रहता है साइकिल एंड दे एक्सपीरियंस विड्रॉल ब्लीडिंग आफ्टर देयर पिल फ्री वीक. जो 28 वीक का जो पता होता है या डेज़ का पता होता है, 21 डेज़ का जो वो लेती हैं पता of combined oral contraceptive pills, तो they maintain the effects of estrogen and progesterone artificially उसको maintain करके रखती हैं. Puberty and secondary sexual characteristics hypothalamic pituitary ovarian endometrial axis के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेवलप करते हैं. सबसे पहला जो साइन होता है ना थिलार्की का होता है, और ब्रेस्ट बनती है 2 to 3 years बिफोर मिनार्की, और उसके बाद थिलार्की के बाद एड्रीनार्की, मतलब एंड्रोजेंस बनना शुरू कर देते हैं. और एंड्रोजेंस क्या करते हैं, प्यूबिक हेयर, पहले प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं, फिर एक्सिलरी हेयर्स ग्रो करते हैं, और ये इसकी स्टेजेस लिखी हुई है टैनर स्टेजिंग में. फिर होती है मिनार्की, जो मीन एज मिनार्की 12.8 years है. एंड ओवर 3 years menstrual cycles दे गो विद हैवी एनोवुलेटरी साइकिल्स, menstrual bleeding 3 साल लगते हैं रेगुलर पैटर्न ऑब्टेन करने में. एंड दिस इज़ द नॉर्मल प्राइमरी एंड सेकेंडरी पुबर्टी की डेवलपमेंट. प्रिकॉशस पुबर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी लड़की में 8 साल से पहले या कोई भी लड़के में 9 साल से पहले दे हिट पुबर्टी, because at a very younger age this is called precocious puberty. Central precocious puberty की कोई पिट्यूटरी की कॉज थी, सेंट्रल कॉज थी नर्वस सिस्टम की मालफॉर्मेशन, ब्रेन ट्यूमर से, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हैं. पेरिफेरल precocious puberty is gonadotrophin independent. It's always pathological. एस्ट्रोजन सिक्रीशन ज़्यादा हुई, एक्सोजनस इंजेक्शन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग या कोई हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर था जिसने बच्चे में को बहुत जल्दी puberty की तरफ ले गया. Delayed puberty is even after the age of 14 years. There is no sign of even secondary sexual characteristic. Central hypogonadotrophin hypogonadism, मतलब सेंट्रल इफ़ा कॉज भी हो सकता है कि पिट्यूटरी की तरफ से ही कोई गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ नहीं किया गया था, और सेकेंडरी भी हो सकता है कि पिट्यूटरी तो सही प्रोड्यूस करता है हाइपरगोनाडोट्रोफिक, लेकिन हाइपोगोनाडिज्म शायद गोनाड्स ही सही एक्ट नहीं करे. हाइपोगोनाडिज्म में सेंट्रल कॉजेज में मे बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक्सेसिव एक्सरसाइज, क्रॉनिक इलनेस, कैलमैन सिंड्रोम, पिट्यूटरी ट्यूमर्स लाइक कैलमैन सिंड्रोम. कैलमैन सिंड्रोम में हाइपोगोनाडिज्म, हाँ यही होता है, लेकिन अलॉन्ग विद इट इज़ अकम्पेन्ड बाय द impaired sense of smell and associated with delayed puberty in primary amenorrhea. हाइपरगोनाडोट्रोफिक में क्या होता है, गोनाड्स फेल कर जाते हैं. ऊपर से जीएनआरएच तो सही प्रोड्यूस हो रहा है, एफएसएच एलएच सही आ रहा है, लेकिन गोनाड्स दे आर लाइक स्ट्रीक गोनाड्स लाइक इन टर्नर सिंड्रोम एंड गोनाडल डिसजेनेसिस. या प्रीमेच्योर ओवन फेलियर हो चुका, 40 years से पहले ही ओवरीज हैव फेल्ड. डिलेड पुबर्टी, इट इज एसोसिएटेड विद डिलेड पुबर्टी, प्राइमरी एमेनोरिया, एंड हाइपरट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म कैन कॉज लेटर इन लाइफ which will cause secondary amenorrhea after normal sexual development. Secondary amenorrhea and secondary causes may be hypergonadotrophic hypergonadism आ सकता है amenorrhea के. What are the disorders of sexual development? इसमें से टर्नर आया हुआ है, and Turner is very important. टर्नर में ये है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, 45X0 है. It has a typical clinical features. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स में शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक और वाइड कैरिंग एंगल के अलावा और कौन सा मेडिकल कंडीशन है उसमें आपने लिखना है कि कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव डेफनेस, रीनल एबनॉर्मलिटीज एंड एंडोक्राइन डिसफंक्शन लाइक इम्यून थायराइड डिजीज. इस कंडीशन में ओवरीज दे डू नॉट कंप्लीट द डेवलपमेंट, सिर्फ स्ट्रोमा होता है, ओवा नहीं होते. दे आर कॉल्ड स्ट्रीक गोनाड्स. डायग्नोसिस आपको वैसे तो एट बर्थ ही पता लग जाते हैं, बट क्लिनिकल अपीयरेंस या फिर कैरियोटाइपिंग पे ज़्यादा अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं. जब वो लड़की
छोटी है इन चाइल्डहुड, ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन इट्स ग्रोथ, बट जब वो एडोलेसेंस में जा रही है तो ट्रीटमेंट इज़ फोकस्ड ऑन इंडक्शन ऑफ पुबर्टी। अगर तो ओवम डोनेशन ले ले तो फिर तब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वरना नहीं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए एंड गर्ल्स विद मजाकिज्म, उसमें प्रॉबिलिटी का हो सकती है कि दे कैरी ऑन विद नॉर्मल पुबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन। और हाँ, नॉर्मल पुबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन के अलावा अर्ली सेशन ऑफ पीरियड्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज देयर ओवरीज आर नॉट सपोर्टिव एज नॉर्मल ओवरीज। यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट कॉज कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया 46X डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में जैसे पीरियड्स में पढ़ा था 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोजेस्टेरॉन टू डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन टू डीऑक्सीकॉर्टिसोल। इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा, और मोस्टली इट कम्स विद सॉल्ट लूजिंग वेरिएंट, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं होते और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी नहीं होते, सारा सेक्स हार्मोन की तरफ शंट कर जाता है इसका प्रीकर्सर कंपाउंड दैट कॉज फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल्स एंड मे कॉज प्रिकॉशंस पुबर्टी इन मेल। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो आपने पर्सन को स्टेबल करना, लाइफ लॉन्ग उसके थेरेपी स्टेरॉइड चाहिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन दें या फ्लूरोकॉर्टिसोन अलॉन्ग विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जिनको सॉल्ट लूजिंग भी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बन रहा, तो फ्लूरोकॉर्टिसोन भी देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये होता है कि मोस्टली फीमेल जो पैदा होती है उनकी एम्बिगुअस जेनिटलिया शुरू होती है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उनके ऑपरेशन हो जाते हैं। इट मे रिड्यूस अ सेक्सुअल सेंसिटिविटी एंड मे लीव्स अ स्कार, बट दैट सर्जरी इज़ इंपॉर्टेंट टू क्योंकि कोई भी पेरेंट यहाँ लिखा हुआ इट्स डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू कंसिडर कि थ्रू आउट चाइल्डहुड इसको ऐसे एम्बिगुअस जेनिटलिया रखें, तो पेरेंट्स करवा देते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, ओलिगोमेनूरिया, एमेनूरिया हम कब कहते हैं और ओलिगोमेनूरिया कब कहते हैं? एमेनूरिया तब कहेंगे व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस फॉर अबाउट 6 months और वो खतून प्रेग्नेंट भी नहीं है और वो खतून फर्टाइल एज ग्रुप में है। ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं है, फर्टाइल एज ग्रुप में है और 6 महीने हो गए उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। ओलिगोमेनूरिया तब कहेंगे व्हेन देयर आर इरेगुलर पीरियड एट इंटरवल्स ऑफ मोर देन 35 days। नॉर्मल साइकिल होता है 21 to 35 days का, 35 days से भी ज़्यादा का साइकिल जा रहा है और पूरे साल में तो सिर्फ 4 से 9 दफ़ा पीरियड्स आ रहे हैं इन अ ईयर। तो इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, वी कैन गो थ्रू इट। एमेनूरिया अब वो बता रहा है 2 टाइप का होता है। प्राइमरी, शुरू से ही पीरियड स्टार्ट हुए, द गर्ल इज एट द एज ऑफ 16 और पीरियड्स नहीं हुए। सेकेंडरी एमेनूरिया इन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 months in a normal female of reproductive age group and is not due to pregnancy, lactation या menopause, कुछ भी नहीं हुआ हुआ लेकिन फिर भी पहले मेंसेस नॉर्मल थे और अब नहीं आ रहे। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स में क्या, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्ट्रेस, हाइपोथैलेमिक क्रेनियोफ्रेंजियोमा, कोई ट्यूमर है ना, हाइपोथैलेमिक टिश्यू और ब्लॉक डोपामिन, हेड इंजरीज, कालमैन सिंड्रोम, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, सिस्टमिक डिसऑर्डर, सार्कोइडोसिस, ट्यूबरक्लोसिस या ड्रग्स, डोपामिन एंटागोनिस्ट ली जा रही है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में एडिनोमास, पिट्यूटरी नेक्रोसिस लाइक शीहान सिंड्रोम, प्रॉपर्ली गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, आइट्रोजेनिक डैमेज बाय सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कंजेनिटल फेलियर ऑफ पिट्यूटरी डेवलपमेंट, ओवेरियन डिसऑर्डर बिकॉज हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपरगोनाडिज्म, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर में प्राइमरी एमेनूरिया के मुलेरियन डिफेक्ट्स इन द जेनिटल ट्रैक हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े मुलेरियन डिफेक्ट, हेमाटोकॉल्पस है, इम्परफोरेट हाइमेन है। सेकेंडरी एमेनूरिया में रिजल्ट फ्रॉम स्कारिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइक एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा ओवर विग्रस वो क्लीनिंग कर दी ड्यूरिंग DNC, क्यूरेटेज कर दिया, तो उस वजह से भी। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट एमेनूरिया और ओलिगोमेनूरिया? पहले तो देखें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो नेगेटिव है देन यू कैन प्रोसीड, अगर पॉजिटिव है तो प्री एमेनूरिया, गेस्टेशनल एमेनूरिया इज लाइक नॉर्मल। ब्लड में देखें कि LH FSH टेस्टोस्टेरोन के लेवल क्या है। LH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल अगर ज़्यादा है तो इट्स बिकॉज, और अगर FSH के लेवल ज़्यादा है तो इट्स प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है तो इट्स प्रोलैक्टिनोमा विच शुड बी ट्रीटेड। थायराइड फंक्शन टेस्ट शुड बी चेक्ड। अल्ट्रासाउंड स्कैन पे देखें कि कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI पे देखें कोई पिट्यूटरी ट्यूमर तो नहीं है, पिट्यूटरी एडिनोमा। हिस्टेरोस्कोपी इज़ नॉट रूटीन, बट अगर कोई और कॉज नज़र नहीं आ रही और आपको चेक करना है कि एशरमैन सिंड्रोम या सर्वाइकल स्टेनोसिस तो नहीं है, तो फिर यू शुड गो फॉर हिस्टेरोस्कोपी। कैरियोटाइपिंग टू फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट के टर्नर या सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। हाउ डू यू मैनेज? अगर तो BMI लो है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जा रही है खतून, तो उसे डाइटरी एडवाइस एंड सपोर्ट। हाइपोथैलेमिक लेजन है, सर्जरी। हाइपरप्रोलैक्टिनिमा है तो फिर डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, कार्बागोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन, और सर्जरी मेडिकेशन फेल। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है तो HRT COCPs, PCOS है, COCPs
क्लोमिफेन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक एशरमैन सिंड्रोम में, तो एडिहेंस को काटेंगे और फिर विल लेट द एंडोमेट्रियम ग्रो विद द हेल्प ऑफ IUCD। और सर्वाइकल स्क्लेरोसिस, हिस्टेरोस्कोपी एंड सर्वाइकल डायलिटेशन विद सर्वाइकल डायलेटर्स। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता बेसिकली कुछ ऐसा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन FSH से 2:1 की रेशो में आ जाती है। 25% ऑफ फीमेल्स को नॉर्मली सिस्ट होंगी, लेकिन सिस्ट क्या इतनी ज़्यादा होंगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, हिर्सुटिज्म, एक्ने, ओबेसिटी और एलिवेटेड LH लेवल, बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, टेस्टोस्टेरोन भी रेज्ड हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही हो, एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस, हम पढ़ेंगे कि वेलवेटी ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन फोल्ड स्पेशली एक्जिला। तो बेसिकली इट्स अ सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन, और जिसके साथ ये स्पेसिफिक कार्डिनल फीचर्स आते हैं, ओवरीज डिसफंक्शनिंग हो जाती हैं। PCOS is associated with increased risk of diabetes, insulin resistance, and so insulin resistance come with cardiovascular events. What are the clinical features? Oligomenorrhea, amenorrhea, up to 75% of patients, and they related to chronic anovulation. Hirsutism, subfertility, up to 75% of women. Obesity, 40% of the patient. Acanthosis nigricans. Areas of increased velvety skin pigmentation in the axilla or other flexors. They may be asymptomatic. Sorry. How to diagnose? We'll diagnose by Rotterdam criteria. 3 में से कोई 2 होने चाहिए, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, या फिर क्लिनिकल बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, आपको टेस्ट मिला हाइपर टेस्टोस्टेरोन के टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के क्लिनिकल साइंस मिला हिर्सुटिज्म या एक्ने। पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड आपको दिख जाए 8 या 8 से ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकल सिस्ट दैट आर लेस देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड देयर इज इंक्रीज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। ये 3 में से कोई 2 भी पूरे हो जाएं तो यू कैन डायग्नोज अ पेशेंट विद PCOS। अब नाउ हाउ वुड यू मैनेज? मैनेजमेंट डिफरेंट उसमें आता है, कैटेगराइज होता है। ये मेडिकल मैनेजमेंट है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए मैनेजमेंट है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने की मैनेजमेंट है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ट्रीट करने की मैनेजमेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है। पहले हम आते हैं, सॉरी बीच में एक है लाइफस्टाइल एडवाइस भी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के टेक हाई फाइबर डाइट और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्यों? बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। एरोबिक एक्सरसाइज करें। वेट रिडक्शन वो शुड बी प्रेफर्ड, वेट रिडक्शन रिजीम शुड बी प्रेफर्ड कि उसको ऐसी डाइट प्लान बनाया जाए वेट रिडक्शन को भी मद्देनज़र रखा जाए। अगर इनफर्टिलिटी है की कंप्लेन है तो क्लोमिफेन देंगे फॉर ओवुलेशन इंडक्शन, और एक्नी, हिर्सुटिज्म, एंड्रोजेनिक सिम्टम्स के लिए इफ्लोनिथीन क्रीम, सिप्रोटिरॉन एसीटेट। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन। और अब आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसके लिए स्पेसिफिक है PCOS के लिए। PCOS मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ही डील करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गोइंग ऑन, जैसे बताया वेट BMI इंक्रीज़ होता है, इनफर्टिलिटी साथ आ रही है, साथ एक्नी वगैरह चीज़ें आ रही हैं, और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले COCPs। दे आल्सो इंक्रीज द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एंड्रोजेनिक सिम्टम्स। तो COCPs दें। COCPs टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स को भी कम कर देंगे। साइक्लिकल ऑरल प्रोजेस्टेरोन भी दे यूज टू रेगुलेट द विड्रॉल ब्लीड, और ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। हाँ, और लास्ट में जब सब कुछ फेल कर जाए तो फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीज एनालॉग्स देने इन लो डोज HRT। दिस रिजीम शुड बी प्रिजर्व्ड इन वुमेन जिनमें कुछ भी काम नहीं कर रहा, इंटॉलरेंट टू एनी अदर थेरेपीज। व्हाट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट? सर्जिकल ट्रीटमेंट लास्ट इज लेजर इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ओवेरियन ड्रिलिंग। वो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंक्रीज ओवेरियन स्ट्रोमा हो जाता है, तो अगर ओवेरियन स्ट्रोमा को ही ड्रिल आउट कर दें, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर टू डिस्ट्रॉय सम ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा दैट मे प्रॉम्प्ट ओवुलेटरी साइकिल्स। So this can help treat PCOS. What is premenstrual syndrome? अच्छा, premenstrual syndrome is one of the psychosomatic and emotional disorder. Occurrence is cyclical, somatic, psychological, and is emotional disorder that occurs in the luteal phase under the effects of the hormone in the menstrual cycle and is resolved जो ही menstruation cease कर जाते हैं, these symptoms resolve. Etiology में कहते हैं वैसे तो unknown है, but the effects of estradiol and progesterone they have a certain effect on the neurotransmitter, especially serotonin. और हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, पेशेंट से पूछना है कि क्या आया। पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग, क्लिनिकल साइक्लिकल वेट गेन, मेस्टैल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फटीग, हेडेक, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी ज़्यादा नोट करते हैं, और कितना माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं, उस लिहाज से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसमें भी अगेन फ्लो चार्ट भी देखते हैं, उसमें भी अगेन मेडिकल ट्रीटमेंट है। पहले थेरेपी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, अल्कोहल, कैफीन लिमिटेशन और एक्सरसाइज करने का कहा जाता है। मेडिकल थेरेपी में COCPs, ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन, और ये दोनों चीज़ें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में दी जाती हैं।
नहीं अगर ट्रीट हो रही तो फिर सिलेक्टिव स्टैटिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, और vitamins like magnesium, calcium, isoflavones, vitamin B6, alternative therapy सेंट जॉन्स वॉट्स मेडिसिन है, या इवनिंग प्रिमरोज, तो दे हैव नो एविडेंस टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ PMS। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, SSRIs प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन अगर तो पेशेंट रेजिस्टेंट है टू ऑल दिस थेरेपीज, फिर GnRH एनालॉग दिए जाते हैं, बिकॉज दे टर्न ऑफ द ओवेरियन एक्टिविटी। और अगर GnRH एनालॉग देने से वो पर्सन ठीक हो जाती है तो फिर हम हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी की तरफ जा सकते हैं। जैसे कहते हैं GnRH एनालॉग टेस्ट, अगर GnRH एनालॉग दें, क्योंकि वो ओवेरियन फंक्शन को फुल शट डाउन कर देता है, अगर शट डाउन करने से बच्ची ठीक हो रही है तो फिर दैट्स फाइन, बहुत स्वेयर केसेस में हम लोग हिस्टेरेक्टमी भी कर देते हैं। बट अगर पेशेंट इज़ नॉट रिकवरिंग इवन विद टर्निंग ऑफ द ओवेरियन फंक्शन, गोनाडोट्रोपिन एनालॉग GnRH एनालॉग देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वी डोंट गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। That is called GnRH analog test to ensure the switching of the ovarian function by removing the ovaries, and hysterectomy will indeed cure the problem. We'll go with the flow chart. पहला है mild to moderate symptoms है तो encourage a healthier lifestyle, less fat, sugar, salt, caffeine, alcohol, frequent starchy meal, preferably high in fiber, more fiber, fruit and vegetables. यहाँ पे stress management like yoga, relaxation, breathing exercise, meditation, counseling by family and friends, complementary therapies, isoflavones, vitamins, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट जॉन्स वॉट्स ड्रग दी जाती है। अगले है माइल्ड टू मॉडरेट, अगर माइल्ड टू मॉडरेट में भी ठीक नहीं हो रहा, मॉडरेट टू स्वेयर है, तो फिर उसको फिजियोलॉजिकल अप्रोच बाय SSRIs दिए जाते हैं, CBT दी जाती है, या फिर साइक्लिक सप्रेशन बाय COCPs, जैसे मैंने बताया पहले, COCPs दिए जाएंगे, और ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन यूज़ की जाती है, प्रोजेस्टोजेनिक इफेक्ट दिया जाता है, मेरिना रख दिया जाता है। अगर इस तब भी ठीक नहीं हो रहा एंड इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट PMS और परसिस्टेंट प्रोजेस्टोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेफर टू गायनेकोलॉजिस्ट जो से GnRH एनालॉग्स पर लगा दे। और अगर इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, GnRH एनालॉग इज़ फंक्शनल टेस्ट, इज़ अ टेस्ट टू डिटर्मिन द थिंग कि अगर ओवेरियन फंक्शन को शट डाउन कर दें तो हमें क्या प्रोग्नोसिस अच्छा मिल रहा है, तो प्रोग्नोसिस इज गुड, तो फिर वी गो फॉर हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, फिर हम सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी इज़ द लास्ट थिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन इन द माइल्ड फॉर्म्स, माइल्ड के केस में स्वीयर PMS समटाइम्स प्रूव्स विद ट्रीटमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेवल्स। स्वीयर भी होना तो पहले 2 से ही स्टार्ट करना है, अरे पहले 2 से कुछ देर तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ठीक होता बट मे रिक्वायर मोर एग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट सूनर, पहले शुरू से स्टार्ट करें, माइल्ड थेरेपी से स्टार्ट करें, फिर स्वीयर सर्जरी की तरफ जाएँ। So that was all about this chapter. Jazakallah khair.